नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहेज चैनल में। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है साइंस यानी बायो से संबंधित होगा। पिछली वीडियो में इससे संबंधित एक टॉपिक बनाया गया था जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्वों में हम लोगों ने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वसा के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, जल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो वो आवश्यक तत्व होते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए, एनर्जी के लिए, उसके उपपचय के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार से हमें एनर्जी देता है, उसी प्रकार से जो वसा होती है, जो लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। तो मुख्य रूप से जब हम लोग पोषक तत्वों में चर्चा करते हैं, पोषक तत्वों की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा का नाम लिया जाता है। वसा भी हमको एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट भी हमको एनर्जी देता है। और जितने पोषक तत्व होते हैं उसमें कम एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जब एनर्जी देने की बात होती है तो उसमें वसा और इसका कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है। लेकिन मैंने बताया था आप लोग को, अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देता है वो वसा देता है, कार्बोहाइड्रेट उससे कम देता है। लेकिन जब हमको तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है तो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि यही परीक्षा का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। ठीक है, वसा बेसिकली होते कैसे हैं? वसा बेसिकली क्या होता है? चर्बी युक्त पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हमारे जो अधिस्थ त्वचा जो होती है उसमें जो होते हैं, जो फैट होता है उसमें जमा रहता है। ठीक है, उसमें ये इकट्ठा होता है और ज़रूरत पड़ने पर इसका ऑक्सीकरण होता है और हमको एनर्जी मिलती है, मतलब कि विखंडन हो जाता है वसा का विखंडन होता है और वसा के विखंडन से एनर्जी मुक्त होती है और वो एनर्जी हम लोग अब खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं। तो चर्बित पदार्थ होता है, ये भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट की भांति इसमें भी, मतलब फैट में भी, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट की तरह इसमें भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन अंतर क्या है? अब यहीं पर अंतर देखना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट और इसमें अंतर कैसे हम पहचानेंगे? कैसे भाई दोनों ही एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, एक ज़्यादा देता है, कम देता है, लेकिन अंतर कुछ तो होगा। तो अंतर यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग इक्वल होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में जो रेशियो होता है 1:2:1 का रेशियो होता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन यहाँ वसा में कार्बन और हाइड्रोजन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन अधिकतम मात्रा पाई जाती है और ऑक्सीजन कम पाया जाता है। ऑक्सीजन कम पाया जाता है, इसी कारण से ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पदार्थ कहलाते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो जल से क्रिया ना करते हों, जल से क्रिया बिल्कुल ना करते हों, बिल्कुल भी ना करते हों, मतलब कि जल से क्रिया नहीं कर सकते हैं, जल से अब क्रिया नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वही चीज़ हम जब वहाँ पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट में, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि वो जल से क्रिया कर रहा था। कौन से? मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ये दोनों जल से क्रिया कर रहे थे। इसका मतलब जल में घुल जा रहे थे। ये जल में नहीं घुलते, जल के ऊपर तैरते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चर्बित पदार्थ होते हैं और इन्हीं चर्बित पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। और लिपिड क्या होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? वसीय अम्ल होते हैं। बहुत ध्यान देंगे, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल का जो फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, CH3CH2 होल N में 1 2 3 संख्या आप फिलअप कर सकते हैं, मतलब कि CH2 के कई अणु अटैच हो सकते हैं। और COOH कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसकी एक श्रृंखला जुड़ी हो सकती है। और इधर मेथिल समूह होता है, ये है CH3 मेथिल समूह है, COH क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं जो अटैच रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये फार्मूला है। हालांकि यहाँ से परीक्षा प्रश्न नहीं आता, लेकिन वसीय अम्ल होते हैं। ज़्यादातर फैट जो होते हैं, लिपिड होते हैं, उसमें वसीय अम्ल पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फैट भी होते हैं जिसमें वसीय अम्ल नहीं होता है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, ये हम पहले आपको बता दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा स्टार्टिंग में कि जल से अपक्रिया नहीं करते हैं, मतलब जल में घुल नहीं सकते। तो कहीं तो घुलते होंगे, तो जल में ये कहाँ कहाँ घुल सकते हैं? मुख्य रूप से ये केरोसिन में घुलते हैं, एस्टर में घुल जाते हैं, पेट्रोलियम जितने पदार्थ होते हैं उसमें घुल सकते हैं, एल्कोहल में घुल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म में घुल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जितने होते हैं मुख्य रूप से उसमें ये घुल सकते हैं, मतलब मुख्य हाइड्रोकार्बन्स में ये घुल सकते हैं, जल में नहीं घुल सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सब के आधार पर
मतलब वसीय अम्लों के आधार पर, क्योंकि वसीय अम्ल के जुड़ने से ही वसा का निर्माण यानी लिपिड का निर्माण होता है। तो उसी से क्या होता है हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि इसको 3 श्रृंखलाएँ इसमें हैं, मतलब 3 प्रकार हम लोग कह सकते हैं। 3 प्रकार वसीय अम्ल के आधार पर हम लोग इसका डिवीज़न करते हैं, क्योंकि वसीय अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कई हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ध्यान देंगे, कई हाइड्रोजन बॉन्ड से जो कनेक्टेड होते हैं वसीय अम्ल, वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। जिसमें कम होते हैं वो संतृप्त होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होते, और जिसमें नहीं होते उसको हम लोग बताएंगे अभी। ठीक है, तो जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है पर्याप्त नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन पर्याप्त नहीं होती है, वो असंतृप्त होते हैं। यानी किसी अणु में अगर हाइड्रोजन का एक अणु उससे मिलेगा तो तुरंत ही उससे क्रिया कर लेगा, यानी वो आपके शरीर, जब आप उसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर में आसानी से पच जाएगा। तो वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं। ध्यान देंगे, तो असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त। और एक होता है संतृप्त, जिसमें पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, वो होते हैं संतृप्त। ध्यान देंगे, और ये तो असंतृप्त संतृप्त की बात होगी, इसको एक कैटेगरी में रखते हैं, मतलब एक प्रकार ये हो गया जिसको हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें वो होते हैं संयुक्त, बहुत ध्यान सुनेंगे, संयुक्त लिपिड। और तीसरा जो होता है हमारा व्युत्पन्न लिपिड, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। असंतृप्त और संतृप्त, जैसे कि नाम है, जैसे मैंने बताया, असंतृप्त होते हैं जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, अब यहाँ पर परीक्षा का प्रश्न इस तरह से रह जाएगा, कहाँ पर ये आसानी से पाए जाते हैं। ये पादपों में पाए जाते हैं, यानी पौधों में। जो पौधों से तेल प्राप्त किया जाता है, वसा प्राप्त की जाती है, वो अधिकतम जितने पादप वसाएँ होती हैं वो सभी क्या होती है, असंतृप्त होती है, जिसे आप आसानी से पचा सकते हैं। जैसे सरसों का तेल होता है, कुसुम का तेल होता है, ठीक है, तिल का तेल होता है, आप लोग देखते हैं, और इनका गलनांक कम होता है, और ये लो से लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है, तरल अवस्था में बने रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना है। जो संतृप्त वसा होती है, बहुत ध्यान देंगे, संतृप्त वसा जो होती है ये जंतु वसाओं में पाए जाते हैं। जंतु वसाओं यानी चर्बी युक्त पदार्थों में पाए जाते हैं। ये जंतु वसाएँ जितनी भी जंतु वसाएँ होती हैं ज़्यादातर क्या होती है, असंतृप्त होती हैं। इसमें इन दोनों में ध्यान देंगे, जो मैं कहने जा रहा हूँ, इन दोनों में ही क्या होते हैं, जब इसमें हमने बात की तिल के तेल की, जब हमने बात की सरसों के तेल की, मैंने जब बात की, तो हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इसको आसानी से पचाया जा सकता है। मगर कुछ ऐसे वसाएं या लिपिड भी पाई जाती हैं पादप वसाओं में जो क्या, जिनका गलनांक अधिक होता है, जो हल्के लो टेम्परेचर, हल्का सा भी लो टेम्परेचर होगा तो वो जम जाएंगे। जैसे नारियल का तेल, तो नारियल कैसा है, नारियल कैसा तेल, पादप वसा है, लेकिन ये जम जाता है। ऐसे जंतु वसाओं में क्या, तो ये कैसा हो गया, अब नारियल का तेल तो आप देखेंगे कि जमा रहता है, तो आप कह देंगे नहीं ये तो असंतृप्त वसा में नहीं है ना, लेकिन इसको हम लोग असंतृप्त वसा में एक्सेप्शनल रूप में पढ़ते, मतलब कि पादप वसाओं में पादप वसाएं अधिकतम जो होती है वो सब असंतृप्त होती हैं, लेकिन नारियल का तेल ऐसा होता है जो कि संतृप्त वसा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, संतृप्त वसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पादप वसा जरूर है ये, लेकिन इसको संतृप्त वसा पढ़े, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसमें संतृप्त वसीय अम्ल अधिक पाए जाते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल अधिक पाए जाते हैं। इसलिए जब जंतु वसाओं में हम लोग आते हैं तो जंतु जो मछली का तेल, तो जो मछली का तेल होता है ये तो जंतु वसा हो गया, एनिमल है, लेकिन ये क्या होता है, इसका गलनांक कम होता है और इसमें असंतृप्त वसीय अम्लों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ये
इसका गलनांक कम होता है और ये हल्के से लो टेम्परेचर पे भी, अगर लो टेम्परेचर है फिर भी ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही बना रहेगा, तरल अवस्था में ही बना रहेगा। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नारियल का तेल भले पादप वसा है लेकिन इसको संतप्त वसा में पढ़ेंगे। मछली का तेल भले ही संतप्त वसा, भले ही जंतु वसा है लेकिन इसको हम लोग असंतप्त वसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है और आपको अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है इसको। ये तो हमने बात कर ली असंतृप्त और संतृप्त की। इसी में अगर हम लोग बात करें कि जो पादप वसाएं होती हैं इसे किस प्रक्रिया के द्वारा संतृप्त बनाया जा सकता है क्या, ऐसा? हाँ, बनाया जा सकता है। हाइड्रोजनीकरण क्रिया के माध्यम से हम लोग असंतृप्त वसा को संतृप्त बना सकते हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं उनकी पर्याप्त संख्या असंतृप्त वसा में नहीं होती है। अगर उसकी पर्याप्त संख्या हो जाए, मतलब कि हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करा दी जाए निकिल की उपस्थिति में, यानी निकिल क्या उत्प्रेरक का कार्य करेगा, उसकी उपस्थिति में अगर क्रिया करा दे तो संतप्त वसा बन जाएगा, यानी वो वनस्पति घी में परिवर्तित होगा। कि वो वनस्पति है, असंतप्त वसा कैसी वनस्पति है और वो घी में परिवर्तित हो जाए, मतलब घी का मतलब ये हो गया कि वो संतृप्त हो रहा है, तो वो चीज़ें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे क्या हो गया, संयुक्त और असंयुक्त लिपिड या वसा की हमने बात कर ली। ठीक है, असंतप्त या संतप्त वसा की। अब संयुक्त लिपिड की बात करें हम लोग। संयुक्त लिपिड जो होता है इसमें क्या होता है, कई वसीय अम्ल जो होते हैं वो मिलकर संयुक्त लिपिड का इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त लिपिड जो होता है, संयुक्त लिपिड क्या हो गया, कई लिपिड हुए मिल गए तो उसको संयुक्त लिपिड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो संयुक्त लिपिड कौन कौन से हैं और कहाँ हमको देखने को मिलेंगे, ये परीक्षा का प्रश्न है। तो संयुक्त लिपिड मुख्य रूप से हम देखते हैं जो कोशिका कला होती है, जो कोशिका की मूलभूत संरचना होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके निर्माण में, उसके आवरण में, उसकी संरचना में इसका संयुक्त लिपिड का इस्तेमाल होता है। तो अब परीक्षा का प्रश्न ये बन जाएगा कि सरल लिपिड, जिसमें हम लोग सरल लिपिड में हम लोग असंतृप्त संतृप्त पढ़ रहे थे, तो सरल लिपिड क्या पार्टिसिपेट करता है मेम्ब्रेन के निर्माण में? नहीं करता। क्या व्युत्पन्न लिपिड करता है? नहीं करता। क्या संयुक्त लिपिड करता है? हाँ। कोशिकाओं के मेम्ब्रेन के निर्माण में संयुक्त लिपिड का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके ये तो हमको देखने को मिल गया, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो है पहला फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ग्लाइकोलिपिड, मोम, बैक्स, मोमबत्ती, मोम। ठीक है, और आखिरी है लाइपोप्रोटीन। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब इनका नाम आपके सामने आएगा तो हमेशा आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हम संयुक्त लिपिड की बात कर रहे हैं जो कोशिका कलाओं या मेम्ब्रेन के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। फास्फोलिपिड जो होता है मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिल रहा है, अब ये भी देखना जरूरी है। फास्फोलिपिड जो होता है हमको देखने को मिलता है यकृत में, ठीक है, न्यूरॉन्स में के ऊपरी आवरण में देखने को मिल जाएगा, पेशियों में देखने को मिल जाएगा। क्या? फास्फोलिपिड। जब हम लोग ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं तो ये कोशिकाओं के मेम्ब्रेन के उसकी संरचना के निर्माण में ग्लाइकोलिपिड का निर्माण देखने को मिलता है। मोम की जब हम लोग बात करते हैं, मोम जो होता है वैक्स, ये देखते हैं कि फलों के ऊपर जो होता है, फलों को सड़ने से बचाने के लिए बारिश या पानी से, देखो पानी जब पड़ जाएगा फल के ऊपर तो उसमें वो आसानी से क्या होता है, ख़राब हो जाता है, तो उसके ऊपर मोम की परत लगा दी जाती है। वो जो मोम होता है वो क्या है, किसका उदाहरण है? संयुक्त लिपिड का। और अंतिम में लाइपोप्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, हमारे रुधिर में फ्लो करता है। जो प्रोटीन होती है वो हमारे रुधिर के अंदर फ्लो करता है। तो प्रोटीन फ्लो कैसे करेगी? तो वो बूंदों के रूप में फ्लो करती है। वो जो बूंद होती है, वसा जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर एक फैट का क्या होता है, आवरण होता है, लिपिड का आवरण होता है, और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है। पर्टिकुलर कोई प्रोटीन होगी वो हमारे रुधिर के अंदर से फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो जो फ्लो कर रही है बूंदों के रूप में, वो किसके अंदर पैक्ड होती है?
मतलब एक कैप्सूल का निर्माण कर रहा होता है। किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। कौन? लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, एक वसा लिपिड होती है जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन। उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको घेरे रहता है, वो हमारे रुधिर में बहती रहती है। तो ये किससे निर्माण हो गया? हमारा संयुक्त लिपिड से। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। अब अंतिम में हम लोग चर्चा करेंगे लिपिड में, व्युत्पन्न लिपिड की बात करेंगे। व्युत्पन्न, अंतिम तीसरा बिंदु, व्युत्पन्न लिपिड जो होता है। व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ये कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनसे बनता है। जैसे व्युत्पन्न लिपिड कैसे बनेगा? व्युत्पन्न लिपिड, व्युत्पन्न मतलब कि कई चीज़ों से मिलकर बनना। वैसे संयुक्त लिपिड भी तो बनना था बस कई वसीय अम्लों से, लेकिन यहाँ पर और पदार्थ, कई प्रकार के पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? वो आपके शरीर के अंदर से आ रहे हैं। शरीर के अंदर कैसे? जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपकी उपापचय क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्रिया के माध्यम से कई पदार्थ बनते हैं। उन पदार्थों के जुड़ने से जो होते हैं व्युत्पन्न लिपिड का निर्माण होता है। और ये जो व्युत्पन्न लिपिड होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्पीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्पीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यही टर्पीन्स ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्पीन्स के बारे में हमको ज़्यादातर पढ़ना है, क्योंकि टर्पीन्स में हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह पढ़ते हैं। और यही टर्पीन्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ध्यान देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, इसमें जो तो वसीय अम्ल नहीं होते हैं। हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें वसीय अम्ल नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा लिपिड है वसीय, कौन सा ऐसा लिपिड है या वसा है जिसमें वसीय अम्ल नहीं पाया जाता है? तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल। इसमें वसीय अम्ल नहीं पाया जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? टर्पीन्स का। और ये व्युत्पन्न लिपिड के अंतर्गत आता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा इसमें स्टेरॉइड भी है, एक तरह का हार्मोन के रूप में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। कुछ व्युत्पन्न विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये टर्पीन्स होते हैं। पौधों के अंदर से कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है, जिसमें कुछ अजीब से पदार्थ प्राप्त होते हैं जिसमें खुशबू वगैरह भी होती है। तो वो जो होते हैं वो भी टर्पीन्स होते हैं। मतलब पादपों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मतलब नशीले पदार्थ। हमने आपको जो कुछ ऐसे मैंने पौधों की आपने जिक्र किया था मैंने वीडियो में, जिसमें नशीले पदार्थों की चर्चा की थी, पादप नशीले पदार्थों की। उसमें देखिए मैंने टर्पीन्स की चर्चा की है, टर्पीन्स के उदाहरणों में पादप पदार्थों की चर्चा की है, ठीक है। तो वो लिपिड्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। तो पादप पदार्थ से पाए जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, जब मैं बोलूँ कि जब परीक्षा में आए स्टेरॉइड लिखा हुआ मिल जाए, कुछ पर्टिकुलर हार्मोन लिख के आ जाए, या विटामिन्स लिख के आ जाए, कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की बात कर लें, या पादप पदार्थों की बात कर लें। विटामिन्स तो अलग आप पढ़ते हैं, वो विटामिन्स नहीं है, कुछ अलग तरह के विटामिन्स होते हैं जिसमें विटामिन्स भी पाए जाते हैं। और इसमें कई जो विटामिन्स होते हैं इसके साथ क्या होते हैं, टर्पीन्स भी होते हैं, मतलब व्युत्पन्न लिपिड भी अटैच होते हैं। मैं उन विटामिन्स की बात कर रहा हूँ। वैसे पादप पदार्थ जो होते हैं, क्योंकि पादप पदार्थ उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, वो एक्स्ट्रा देखा था, लेकिन उसके साथ साथ लिपिड भी अटैच है। तो उस तरह के हम पादप पदार्थों के साथ पादप पदार्थ जो पाए जाते हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वो अगर आ जाए, उससे पूछ लिया जाए वो कौन से हमारे लिपिड्स हैं, तो आप कहेंगे व्युत्पन्न लिपिड है, यानी व्युत्पन्न में टर्पीन्स वाला है, ठीक है। ये तो व्युत्पन्न लिपिड का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, उसको बोलते हैं आइकोसाइनाइड्स। आइकोसाइनाइड, ये आइकोसाइनाइड्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में नहीं बनते, ये हमको बाहर से सब्जियों या फलों के माध्यम से हमको लेना पड़ता है, या बाहर से दवाओं के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जो कि आइकोसाइनाइड्स होते हैं। ये जो आइकोसाइनाइड्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। आइकोसाइनाइड्स जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक है लाइनोलिक, ध्यान देंगे, लाइनोलिक, और दूसरा है लाइनोलिनिक। लाइनोलिक और लाइनोलिनिक, ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। और ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और ये दोनों ही हमको बाहर से प्राप्त करना पड़ता है, ना कि हमारे शरीर के अंदर इसका संश्लेषण होगा। इंपॉर्टेंट हो गया।
तो हमने व्युत्पन्न में लिपिड में क्या पढ़ा, एक टर्पिन्स पढ़ा, एक आइकोसाइनाइड्स पढ़ा, लाइनोलिक और लाइनोलिनिक, जो कि हमको बाहर से मिलता है। इसमें आइकोसाइनाइड में इतना ही है। एक चीज़ और आपको छूट रहा है, मैं यहाँ बता दूँ कि जो टर्पिन्स है इसमें हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है LDL, एक होता है HDL। यहाँ पे होता है L का मतलब होता है लो, D का मतलब डेंसिटी, और L का मतलब लाइपोप्रोटीन, जो लाइपोप्रोटीन की हम चर्चा कर चुके हैं अभी। दूसरा होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल किसी प्रकार से अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड होता है, बुरा होता है। जो हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये बुरा लाइपोप्रोटीन होता है। मतलब कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। परीक्षा में जब भी आएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है कोलेस्ट्रॉल में LDL अच्छा है या बुरा, या इसमें कौन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, तो LDL जो होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, और HDL होता है जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और ये क्या होता है, इसे कहता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटा देता है। ठीक है, तो ये, और इसमें खतरनाक कौन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसीलिए इन दोनों को खूब अच्छे से स्टडी करना है आपको। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको वैसे बताई हैं, जो मैंने बोला उसको आप एक शॉर्ट टर्म में इसको नोट कर लेंगे, और जितना बताया है इतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा एक शब्द भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आपको पढ़ना है। एक चीज़ और आप लोग जान लें यहाँ पर कि वसा में घुलनशील की हमने चर्चा की थी। स्टार्टिंग वसा में घुलनशील होती है, मैंने आपको बता दिया था कि क्लोरोफॉर्म होता है, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, एसीटोन होता है, अल्कोहल होता है। ये सब इस सब में क्या होता है, वसा क्या होता है, घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। आप देखते होंगे कि तेल वगैरह जब आप डाल देते हैं पानी में, तो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। पानी के ऊपर तैरते हैं, वो क्रिया नहीं करते। तो एक रीज़न ये भी है, दूसरा उसका एक फिजिक्स भी उसके ऊपर कार्य करती है कि उसकी डेंसिटी कम होती है। किसकी, तेल की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो तैरता है। और जल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व तो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से पानी में डूब जाता है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ और देखेंगे, असंतृप्त की जब हम बात कर रहे हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा की हम बात कर रहे हैं। जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, मतलब संतृप्त वसा की मात्रा अगर हमारी बॉडी में अधिक हो जाए तो हमें एक रोग हो जाता है, उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस लिख दे रहा हूँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आपके परीक्षा में प्रश्न आ गया कि वसा की मात्रा जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो किस प्रकार का रोग होता है, मतलब वसा की मात्रा अधिक होने से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है ये पोषक तत्वों में। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।